कि आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, वो जो अपने तथ्यों से, सत्य बोलने की वाणी से युवाओं का स्टैंड कई मुद्दों पर नेशनल मीडिया पर रखते हुए तेज तरार कांग्रेस के युवा प्रवक्ता माननीय जयवीर शेरगिल जी। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू गौतम सर, आज का पहला सवाल, क्योंकि देश में फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 3 काले कानूनों का मुद्दा है। 200 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक संवेदना का शब्द नहीं, काले कानूनों को वापस करने की कोई बात नहीं। तो आपको यह आंदोलन अब किस दिशा में जाता दिख रहा है? सबसे पहले तो भारतीय युवा कांग्रेस को मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप जैसे युवा आज किसान की, इस देश की बेरोजगार युवा की एक बुलंद आवाज बने हुए हैं और इस ऐसी चर्चाओं के द्वारा घर घर संदेश जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ जनता के साथ है। और किसी शायर ने जैसे खूब लिखा है, कहाँ तो तहता चिराग हर घर के लिए, आज रोशनी मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ अपनी आवाज़ में असर के लिए। जी, तो ये सरकार की जड़ें हम अपने बोल से हिलाएंगे। भारतीय युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये काम करके रहेंगे। दूसरा, आपने आज किसानों का बहुत अहम प्रश्न पूछा है। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी लुटेरे, डाकू और जनता विरोधी लोग आए हैं, हमेशा ही भेष बदल के आए हैं। रावण आया साधु बन के, मारे छाया हिरण बन के, अब ऐसी ही किसान विरोधी और युवा विरोधी सरकार आई है भाजपा बन के। ये सत्य है। आज आपने बहुत अच्छा बात जो उठाई कि माननीय प्रधानमंत्री ने 200 से अधिक किसान जिन्होंने ठंड में अपना देश के अपने संवैधानिक हक आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का जो है उनका हक, उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। विडंबना भी देखिए कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री ने कैपिटल हिल अमेरिका में जो हुआ उस पर धड़ाधड़ ट्वीट किया। कैपिटल हिल पे तो ट्वीट कर दिया, पर जो 200 धड़कते दिल बंद हो गए हमारे किसानों के, उन पे एक शब्द नहीं। जी, माननीय प्रधानमंत्री आए दिन बंगाल चुनाव में लेके रैली कर रहे हैं, भाइयों बहनों का खेल रच रहे हैं, पर जो हमारे ये 200 से अधिक परिवार हैं, उनके घर, उनकी दहलीज माफी मांगने का उनको वक्त नहीं मिला। आज देश पे संकट है, उनको संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी। पूरा बजट सेशन निकल गया है। अपनी पीठ थपथपाने की बजाय अपने ही सांसदों से वाहवाही लूटने की बजाय उनके आंसू देश के किसान के लिए नहीं निकले। और ये अहम है कि आज आपके माध्यम से युवा के लोगों को आज सच्चाई पता लगे। एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक मिथ्या पैदा की जा रही है, किसान देश विरोधी है। कांग्रेस पार्टी ने एक स्वर में बोला था कि 26 जनवरी को जो घटना घटी उन गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, जिनमें से कुछ भाजपा से भी संपर्क रखते हैं। पर उस घटना के चलते किसान आंदोलन पे कलंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन सिर्फ एक ये कोई मामूलन आंदोलन नहीं है। ये लंगर और लाठी के बीच की लड़ाई है। ये महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे के बीच में लड़ाई है। ये किसान के स्वाभिमान की और ये सरकार के अहंकार के बीच की लड़ाई है। आपके माध्यम से एक तस्वीर दिखाऊं, ये हमारे देश का किसान है जो मीटिंग के दौरान भी मंत्री जो उनकी बात नहीं सुन रहे, 11 राउंड फेल हो चुके हैं, उनको लंगर खिला रहे हैं। उससे एक दिन पहले सरकार उन पे गैस के गोले दाग रही है, लाठियां बरसा रही है। इसलिए मैंने कहा ये लंगर और लाठी के बीच में लड़ाई। प्रश्न ये उठता है कि आज जिस प्रकार गोरे सबने, हमारे युवाओं ने हिंदी पिक्चर लगान देखी, जो इतिहास ने नहीं पढ़ा उन्होंने कई बातें पिक्चर सिखा देती हैं। सबने देखा गोरे किसान से लगान लगाते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोरों की सरकार है, जो किसान को और खेती से मुक्त करना चाहती है और भारत को किसान युक्त से किसान मुक्त भारत बनाना चाहती है। आप ये जो सिलसिला शुरू हुआ, देखिए, भूमि अधिग्रहण कानून आया, 44 सिर्फ हमारे एमपी से, पर 440 वोट का झटका दिया केंद्र की सरकार को, कानून वापस लेना पड़ा। उसके बाद इन्होंने गोरों की सरकार की तरह पहली बार कृषि क्षेत्र पे जीएसटी ठोक दिया। उसके बाद यूरिया के भाव बढ़ाए, डीएपी के भाव बढ़ाए, उसके बाद जिसपे हम दोनों चर्चा करेंगे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए, और अब
ये जो रही गई कसर थी जिसे हम कहते हैं, वो इन 3 काले कानूनों से पूरी कर दी। अब देखना होगा, मुझे ये पूरा विश्वास है कि सरकार को झुकना होगा कि आत्मनिर्भर का नारा देते देते ये तो किसानों के ही पर कतर में तो उतर आए हैं। और इतिहास गवाह है कि जो किसान गोरों के सामने नहीं झुके वो इन चोर सरकार के सामने नहीं झुकने वाला। आज पूरा भारतवर्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देश के युवा, भारतीय युवा कांग्रेस किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और अंत में किसान की ही जीत है। बहुत सही बात आपने कही कि जिस किसान ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, आज उसी किसान की दुश्मन ये सरकार बन गई है। लेकिन विडंबना एक नहीं है, दूसरी ये भी आ जाती है कि युवा जो अपना फ्यूचर आज देख नहीं पा रहा है इस देश में, 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा प्रति साल का वादा कर सत्ता में बैठे इस समय प्रधानमंत्री जी 10 लाख नौकरियां तक अपने 5 साल के टेन्योर में पूरी तरह इस देश के युवा को नहीं दे सके। एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने यह कहा कि 2019-2020 में पर आवर एक यूथ ने सुसाइड कमिट करा ऑन द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा इस देश में हो, ब्रेन ड्रेन बढ़ता जा रहा हो, तो युवा किस तरफ जाए? देखिए, ये तो मैं कहूंगा कि भाजपा का बदलते नारे 2014 से लेके 2020 तक जो भाजपा के नारों की बोली, नारों का रंग रूप, नारों की पूरी परिभाषा बदली है, वो ही भाजपा की सबसे बड़ी विफलता और जिस प्रकार उन्होंने देश के युवा, मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग को ठगा है, उसका जीता जागता सबूत है। आपको याद होगा 2014 में नारा था 15 लाख ले लो, उसके बाद नारा हो गया पकौड़े ले लो, उसके बाद जब कारखाने बंद होने शुरू हो गए तो सबको कहा ताले ले लो। जी, तालों की सिर्फ इंडस्ट्री चल रही और तो कोई चल नहीं रहा। तो पहले हुआ कि 15 लाख ले लो, फिर युवा को पकौड़े ले लो, फिर ताले ले लो, फिर लॉकडाउन आ गया जब देश का मजदूर युवा दर दर की ठोकरें खा रहा था। ताले लेने के बाद कह दिया चलो अब लोन ले लो। आज उस युवा से कह रहे हैं उस युवा की नौकरी भी ले लो, किसान की आय भी ले लो, किसान की आमदनी भी ले लो। हमारे पंजाब में लिखा है और हमारे गुरुओं ने कहा है, किर्त करो वंड शको। ये भाजपा की सरकार तो केवल कहती है जनता से जो शको वो शक लो, जो आए वो खा लो। आज आपने जैसे आंकड़ों की बात की, हमारे देश का बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 27.1% तक भी गया। नवंबर के महीने में वो 6.1% से 9.1% हो गया। देश में बेरोजगारी की जो आज ये है नोट डेटा सरकार, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इस सरकार के पास डेटा नहीं है। इस सरकार के पास केवल एक डेटा है कि इन्होंने 6 लाख करोड़ का जो अपने दोस्तों के लोन माफ कर दिए, लोन राइट ऑफ कर दिए, जो गड्ढा खोदा है, सिर्फ उनका डेटा है इनके पास। यहां इनके पास डेटा है कि कितने बार एमपी ने इनके सदन में मोदी मोदी के नारे लगाए, और कोई तीसरा डेटा नहीं है। तो उस डेटे के अनुसार 37.1 मिलियन युवा आज इस देश में बेरोजगार खड़ा। आपने एनसीआरबी का डेटा दिया, कितनी मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, जो इतने 2 करोड़ नौकरियां मिल नहीं रही, 2 करोड़ नौकरियां जा रही हैं। लाइक इट्स सेड इन इंग्लिश, द जॉब्स आर evaporating and employment is only a mirage. The unemployment is running like an Arabian horse, whereas this our government's policy and strategy is slower than even a snail, not even a tortoise. It's even slower than a snail's pace. तो ऐसा कोई वर्ग नहीं, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मध्यम वर्ग हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको भाजपा ने अब तक ठगा नहीं। ये सत्य है। और आज देश के युवा को अब ये निर्णय लेना होगा, ये फैसला लेना होगा कि देश का भविष्य अब क्या उसी कलम से लिखा जाएगा जिससे 15 लाख का वायदा लिखा गया था, या उस आवाज की बुलंदी पे एक नई सरकार बनेगी जो आए दिन भाजपाइयों का पर्दाफाश करती है, जनता के प्रश्न उठाती है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं बेखौफ निडर निर्भय होके सरकार के जो झूठ है उनका पर्दाफाश करती है, कि हमारे बच्चों को, आने वाले युवा को, कि उसकी जो भविष्य है वो किताबों पे निर्भर होगा, कि पकौड़ों पे निर्भर होगा,
ये अब हमारे देश के युवा को फैसला लेना होगा, और अगर वो सही के साथ खड़े हैं तो 2024 में कांग्रेस का परचम जरूर लहराना चाहिए। बहुत अहम बात आपने यहाँ कही। और अभी वित्त मंत्री जी ने बजट भी पेश किया कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में, और इस सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप जो लगता आ रहा है कि क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप। 2-3 दोस्तों चंद बिजनेसमैन के हाथ में ये पूरा देश देना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वहीं जो ये बेच रहे हैं वो 70 साल की हमारे काम की लिस्ट निकल कर आ जाती है, जो इन्होंने ऑन सेल लगा रखा है सारा कुछ। दूसरी तरफ सर देखने को मिल रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं वो आए दिन आसमान छू रहे हैं, और अगर पेट्रोल डीजल के प्राइस के बारे में बात भी करें तो आप एंटी नेशनल हैं। फी हाइक के बारे में स्टूडेंट्स बात करें, आप एंटी नेशनल है। तो एक तरफ अराजकता का माहौल, दूसरी तरफ गिरती हुई इकोनॉमी। अब दो आपने बहुत अहम मुद्दे उठाए, एक बजट 2021 और जो बढ़ती महंगाई डीजल और पेट्रोल की है। देखिए, वो बजट 2021 को माननीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने पहले कहा टीवी पे ये बजट ऑफ द सेंचुरी होने वाला है, पर बजट 2021 बजट ऑफ द सेंचुरी नहीं है, ये ब्लंडर ऑफ द सेंचुरी है। उन्होंने कहा मैं बही खाता छोड़ आईपैड पे आ गई हूँ, पर उस आईपैड या जो भी वो यंत्र था टेबल ऑफ, पर उस कंप्यूटर में के टेबल ऑफ कंटेंट में उस कंप्यूटर के अंदर ना तो रोजगारी का ना मध्यम आय वर्ग की महंगाई को रोकने का कोई फॉर्मूला नहीं था। मुझे लगता है वो ना उसके कंप्यूटर की मेमोरी उड़ा दी किसी ने, इरेज कर दी उस जो सरकार की मेमोरी से। तो किसान, युवा और हमारे सारे वर्ग मजदूर उनकी मेमोरी से उड़ चुके हैं। उस दिन मुझे लगता है टैबलेट भी खाली लेके आई थी, उसमें भी कुछ नहीं था। अब आप देखिए ये एक षड्यंत्र है। जब सरकार, मैं ये भाजपा सरकार अगर मैं कहना चाहूँ, ये केयर फॉर इंडिया कंपनी नहीं है, ये भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी है जो देश को ये इट इज नॉट अ वेलफेयर गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट इज एन इकोनॉमिक वॉरफेयर गवर्नमेंट एंड दैट इकोनॉमिक वॉरफेयर विद इट्स ओन पीपल ऑफ कंट्री। एब्सोल्युटली दैट ये मुझे लगता है ये जनसेवा सरकार भी नहीं है, जानलेवा सरकार है। और वो कैसे? लॉकडाउन में आप सोचिए षड्यंत्र रचा गया। सबसे पहले लॉकडाउन में इन्होंने जो छोटी हमारी ये बचत की स्कीमें हैं जिन्हें स्मॉल सेविंग स्कीम्स कहा जाता है, उसके जो ब्याज की आमदनी आती थी उस पे इन्होंने कटौती कर दी। 30 करोड़ डिपॉजिटर है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, जो आप हमारे माँ बाप, अब हम खुद कहीं कोई किसी ने प्रोविडेंट फंड में डाल दिया, किसी ने किसान विकास पत्र में पैसे डाल दिए, किसी ने अपनी सुकन्या योजना में डाल दिए, उसके ब्याज दर 30 करोड़ डिपॉजिटर के, जिनकी पर मेंबर में फैमिली लो सीधा 60 करोड़ लोगों पे जिसकी असर था, जिनकी आमदनी वैसे बंद हो गई, जिनकी सिर्फ ब्याज दरों से आमदनी थे। पहला हमला सरकार ने उस पर बोला। दूसरा हमला, 44 करोड़ एसबीआई अकाउंट होल्डर हैं इस देश में। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा अधिक खाता है, उनका सेविंग इंटरेस्ट रेट काट के 3.75 से 3.25, 3.25 से 2.75। इतनी बेशर्मी सी तो गब्बर भी गांव पे डाका नहीं डालता था, जितनी बेशर्मी से भाजपा सरकार ने एक सुदखोर, एक गिद्ध बन के शाहूकार की तरह हमारी जनता की जेब पे डाका डाला, जेब कतरी सरकार। तीसरा, 800% डीजल की ड्यूटी बढ़ाई, 260% से अधिक पेट्रोल की ड्यूटी बढ़ाई। आज हिंदुस्तान के कप्तान है जो हमारे विराट कोहली, उनका शतक इतनी जल्दी नहीं लग रहा, बल्कि पेट्रोल और डीजल शतक मारने वाले हैं। ये सत्य है। जब जनता से छीनने की बारी आई, सीधा जेब में हाथ डाला। आज बजट में जब जनता को वापस देने की बारी आई थी तो कह दिया हम आपके हैं कौन। आज आप मुझे बताइए कि जो बजट आया है वो नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है। आपके पास मौका था 19,000 लाख करोड़ अपने तेल से मुनाफाखोरी में कमाए। 19,000 लाख करोड़ जनता को एक पैसे की राहत हो। आपने जो मध्यम वर्ग, हमारे जिसे मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास कह देते हैं, वो उम्मीद कर रहा था उनको एटीसी के तहत इनकम टैक्स में कोई छूट मिलेगी। वो उम्मीद कर रहा था जैसे घरेलू लोन, जैसे होम लोन कहते हैं, डिडक्शन की जो उसको छूट मिलती है। अगर आपने लोन लिया हो, आप इनकम टैक्स में कह देते हैं मैंने लोन लिया, इतनी मेरी उतनी इनकम टैक्स से डिडक्ट कर दी जाए, मुझे इस पर टैक्स ना देना पड़ा। वो उम्मीद कर रहे थे उनको होम लोन से एक नई कैटेगरी बनेगी जिनको उन पर डिडक्शन दे दी जाएगी। एजुकेशन सेक्टर
जिसे कह दीजिए एजुकेशन सेक्टर के बजट में कटौती कर दी। तो जब वक्त था जनता के साथ मजबूती से खड़े होने का, इन्होंने कहा सरकार मालामाल और जनता ठन गोपाल। आज डिफेंस है, उसको पैसा नहीं दिया। आज आपने लोअर मिडिल क्लास है, आपने मजदूरों का हाल देखा, आपने मगरमच्छ के आंसू रहे। जो मजदूर है सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके खातों में करना चाहिए था। किसान को लोन वेवर देना चाहिए था, ये काले कानून को वापस लेना चाहिए था, कृषि क्षेत्र से जीएसटी हटाना चाहिए था, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए था। जो टैक्स इंसिडेंस आज हमारा 55 से 60% हो गया है। पेट्रोल पंप हैं कि सरकार के लूट के अड्डे हैं। आज तो मैं उन जो कई बुद्धिजीवक 2014 में $110 बैरल पे जब 70 तेल मांगता था, जो आज तब साइकिल पे जाने की बात करते थे, वो आज जब बैरल गिर गया और पेट्रोल शतक मार रहा है, और जो आज बेशर्मी से वो लोग हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, उनको भी अपनी अंतरात्मा को पूछना चाहिए। थोड़ी रीढ़ की हड्डी किसी और से किराए पे लाके सरकार से प्रश्न पूछने चाहिए। तो आज मुझे लगता है बजट एक ऐसा बहुत बड़ा एक मौका था जो सरकार ने पूरी तरह वेस्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया। ये देश सरकार को इस बात की माफी नहीं देने वाला। मुझे लगता है ये जेब भरने की बजाय ठगी मारने वाली पूरी तरह काम किया है। चाहे पेट्रोल डीजल और आपने बेरोजगारी की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट पैकेज जरूर देना चाहिए था हमारे देश को, युवा को। जैसे हाथ जोड़ के बेशर्मी से 2014 और 2019 के चुनाव से पहले घर घर मोदी और हमेशा नारे लगते थे, अब माननीय प्रधानमंत्री को वैसे ही हाथ जोड़ के शर्मसार होके सर झुका के इस देश के युवा और किसान से माफी मांगनी चाहिए। आंदोलन जीवी का सर्टिफिकेट मत दें, आपने अपने युवा कांग्रेस के मत है। लूट जीवी सरकार से, ठग जीवी सरकार से इस देश के आंदोलन जीवियों को कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बात आपने कही, और क्योंकि ये युवा कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है, आपने आंकड़ों से बजट को भी समझाया, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को भी समझाया। लेकिन इस देश में जहां जो आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है धन की ताकत से, बल की ताकत से, तो देश के युवाओं को भारतीय युवा कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से आपका मैसेज। देखिए, मैं भारतीय युवा कांग्रेस से बहुत प्रेरणा लेता हूं। जिस प्रकार आप लोगों ने लॉकडाउन में काम किया, जन सेवा की, आए दिन बुलंदी से, असली उनका 56 इंच का सीना नहीं, असली 100 इंच का सीना मेरे युवा कांग्रेस के साथियों का है। जो कोई अफसर हो वो जनता के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़, उनके पास इतने साधन नहीं है, उनके पास पुलिस नहीं है, उनके पास ईडी नहीं है, उनके पास सीबीआई नहीं है, उनके पास सेना नहीं है, उनके पास बिकाऊ मीडिया नहीं है, पर फिर भी आंखों में आंख डाल के सरकार के सामने पूरा अटल तरीके से खड़े रहते हैं। तो मैं उनके लिए एक ही संदेश रहूँगा कि अच्छा काम करते रहिए। और जैसे किसी ने बहुत खूब लिखा है कि तम के तूफान में अकेला खड़ा था, अड़िक अमिट अचल अड़ा था, गिद्धों के झुंड से हंस अकेला ही लड़ा था, अर्श पर आडंबर फिर भी सत्य सबसे बड़ा था। और सत्य ये है कि कांग्रेस पार्टी देश के युवा के साथ आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और 2024 में कांग्रेस का परचम जरूर है। तो ये थे श्री जयवीर शेरगिल, जिन्होंने अपनी वाणी से इस देश के लोगों की इस विडंबना की स्थिति को हमारे सामने रखा कि जिन्हें यह देश हार समझ बैठा था अपना गला सजाने को, आज वो नाग बन बैठे सभी देशवासियों को काट खाने को। तो वहीं ये भी साफ कर दिया कि देश के युवाओं को यह समझना है कि अब अंधेरा बहुत है, सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। जय हिंद।